मनुस्मृति की प्राचीनता का दूसरा प्रमाण यह भारतीय वंश परंपरा है। भारत का जात इतिहास ब्रह्मा से प्रारंभ होता है। उसके मूल पुरुष ब्रह्मा हैं। इतिहास के अनुसार आदिकाल में पहले ब्रह्माओं का वंश चला। अंतिम ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए, जो कि 14 मनुओं में प्रथम मनु माने जाते हैं। उनको नाम मिला मनु स्वयंभू। ब्रह्मा का एक पर्याय नाम है स्वयंभू। स्वयंभू का पुत्र या वंशज होने के कारण उस प्रथम मनु को मनु स्वयंभू यह वंश नाम मिला और उसी मनु की रचना मूलतः मनुस्मृति है। वह आदि सृष्टि का वह काल है जब हमारे समाज में, वैदिक समाज में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का उद्भव या विचार उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। इसलिए उस प्राचीन आदिकाल की मनुस्मृति में जो वचन हैं जाति व्यवस्था के विधायक, वे मनु के नहीं हो सकते। तीसरा प्रमाण हम इस विषय में प्रस्तुत कर सकते हैं वैदिक साहित्य को। जितना भी हमारा वैदिक साहित्य है, पाश्चात्य विद्वानों ने एक क्रम उसको दिया है और उसका काल निर्धारण किया है। हम उस काल क्रम और काल निर्धारण से सहमत नहीं हैं, किंतु समझने के लिए यह बात यहां पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि मनुस्मृति कितनी प्राचीन है। मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया था कि पाश्चात्य और पौर्वात्य मतों के अनुसार ऋग्वेद को संसार का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, उपनिषद और अन्य साहित्य की रचना हुई। वेदों के बाद आने वाले जो व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय, तैत्तिरीय, गोफक, साम आदि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में मनु का उल्लेख, मनु का नाम, मनु का वंश विवरण और मनु के विधानों की प्रशंसा पाई जाती है। कई ब्राह्मण ग्रंथों में लगभग समान एक वाक्य हमें प्राप्त होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां कहा गया है कि मनुर्वै यत्किंच अवदत् तद भेषजम भेषजतायै। मनु ने मनुस्मृति में समाज के लिए जो विधान किए हैं, वे समाज के लिए, व्यक्ति के लिए औषध के समान गुणकारी हैं, दुख और दोषों का निवारण करने वाले हैं। इस प्रशंसा वाक्य और अन्य विवरणों से जात होता है कि मनुस्मृति ब्राह्मण ग्रंथों से भी पूर्व की रचना है, क्योंकि उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में, सूत्र ग्रंथों में, रामायण, महाभारत और पुराण तथा अन्य काव्यों में महर्षि मनु का विस्तृत उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुस्मृति उस प्राचीन काल की रचना है जब हमारा वैदिक साहित्य निर्मित होने लगा था और उस समय जाति व्यवस्था का विचार हमारे समाज और राष्ट्र में नहीं आया था। इसलिए मनुस्मृति में जो व्यवस्था कर्मणा वर्ण व्यवस्था है, वही मनु की मौलिक व्यवस्था है। जातिवाद के जो विचार मनुस्मृति में पाए जाते हैं, वो मनु के मौलिक विचार नहीं हैं, वे नवीन लोगों द्वारा डाले गए नवीन विचार हैं। अब एक ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि मनु की मौलिक व्यवस्था कौन सी है। इतिहास इस बात को बतलाता है कि
महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के समय हमारे देश में जाति प्रथा का जन्म हो चुका था। ये कहिए कि उससे कुछ शताब्दी पूर्व जाति प्रथा का प्रचलन हो गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय वह जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के बीच का रूप थी, एक लचीले रूप में थी, आज जैसे कठोर रूप में नहीं थी। इस विषय में मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि जब हम डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो जहां उन्होंने एक विद्वान समीक्षक के रूप में अपनी समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं, तो हम देखते हैं कि वे परंपरा का समर्थन करते हैं, वे मनु के मत का समर्थन करते हैं, वे वैदिक साहित्य का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। किंतु कहीं कहीं उनकी समीक्षाएं मनु के विरुद्ध दिखाई पड़ती हैं। उनका कारण है अंग्रेजी पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की हुई समीक्षाओं के निष्कर्षों का आधार लेना। जहां जहां उन्होंने अर्वाचीन समीक्षकों के समीक्षाओं का आधार लिया है, वहां वहां ऐसा प्रतीत होता है कि वे उनकी बातों से प्रभावित हो गए। तो मैं आपको कह रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का एक उद्धरण हमें बताता है कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का उद्भव या ये विचार कब आया। डॉक्टर अंबेडकर अपने ग्रंथ में लिखते हैं, बौद्ध धर्म समय में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था एक उदार व्यवस्था थी और उसमें गुंजाइश थी। किसी भी वर्ण का पुरुष विधि पूर्वक दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। इस दृष्टिकोण की पुष्टि में अनेक दृष्टांत उपलब्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ 175 पर उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है। एक अन्य खंड में वे लिखते हैं, इसी मान्यता को पुष्ट करते हुए महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा की निंदा की। जाति प्रथा उस समय वर्तमान रूप में विद्यमान नहीं थी। अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह पर निषेध नहीं था। तब व्यवहार में लचीलापन था, आज की तरह कठोरता नहीं थी। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार हमें ये बताते हैं कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था का उद्भव महात्मा बुद्ध से कुछ ही शताब्दी पूर्व हुआ था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि आदि सृष्टि काल में मानव समाज के आदि में महर्षि मनु का जन्म हुआ। महर्षि मनु ने मनुस्मृति का उपदेश किया। हजारों हजार वर्ष पूर्व के ग्रंथ में हजारों हजार वर्ष बाद जो विचार उत्पन्न हुआ, उसका उल्लेख आना कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि मनु की जो मूल व्यवस्था है वह वैदिक कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था का महर्षि मनु के विधानों से कोई संबंध नहीं है। महर्षि मनु ने जिस वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन अपने ग्रंथ में किया है और वर्तमान में जिस जन्मना जाति व्यवस्था को हम देख रहे हैं, अगर हम उसकी तुलनात्मक समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि दोनों में बहुत भारी अंतर है। दोनों परस्पर विरोधी व्यवस्थाएं हैं। देखिए किस प्रकार वर्ण व्यवस्था स्वतंत्रता पूर्वक वर्ण की जाती है व्यक्ति के द्वारा,
अपनी रुचि, अपने गुण, अपने कर्म और योग्यता के आधार पर। जबकि जन्मना जाति व्यवस्था में जन्म का महत्व है और वह